Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is easy. We're going to continue with fundamental rights. आपको मैंने बोला था कि हम पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत करंट एडिशन जो है लेटेस्ट एडिशन उससे विच इज़ आई थिंक द 7th एडिशन. तो मैं चाहती हूँ कि उसे साइड बाय साइड खोल लें. आप उसकी PDF से भी पढ़ सकते हो व्हेन वी आर डूइंग दिस चैप्टर. राइट नाउ द डॉक्यूमेंट विच इज़ इन फ्रंट ऑफ मी इज़ एक्चुअली MEA का पब्लिश्ड एक डॉक्यूमेंट है विच इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट फंडामेंटल राइट्स का. बट हम डिटेल में कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत का भी कवर कर रहे हैं, सो डू नॉट वरी अबाउट इट. ओके, सो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये. ठीक है, डेफिनेशन पढ़ेंगे हम आर्टिकल 12 में. डेफिनेशन किसकी? स्टेट की. स्टेटमेंट नहीं, स्टेट. स्टेट की डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली में स्टेट किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है फंडामेंटल राइट्स के लिए. ठीक है, टर्म जो है डिफरेंट प्रोविजंस में यूज हुआ है फंडामेंटल राइट्स के कंसर्न में. तो हम आर्टिकल 12 जो है स्टार्टिंग में ही आ जाता है ये बताने के लिए कि स्टेट एक्चुअली में पार्ट 3 के लिए क्या मायने रखता है, उसकी डेफिनेशन क्या है इन पार्ट 3 वेर एवर स्टेट इज मेंशन्ड. राइट, आपको ये समझना पड़ेगा फ्रेमर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फंडामेंटल राइट्स बनाए तो उन्होंने ये सोच कर बनाया कि हमें एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जहां पे ना ही स्टेट गवर्नमेंट, ना ही लोकल बॉडीज, ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्फ्रिंज कर पाए फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स. राइट, इसलिए स्टेट की डेफिनेशन जो है यहाँ पे बहुत ही वाइड है. स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट है. मैंने क्या बोला? स्टेट, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेटिव प्लस एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ यूनियन यानी कि सेंटर है. इसके अलावा स्टेट क्या है? इसके अलावा स्टेट है गवर्नमेंट प्लस लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट प्लस एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ स्टेट. हमने यहाँ पे दो टीयर्स को कवर किया है. पहले यूनियन मतलब पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ यूनियन, गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ स्टेट. स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पे बात हो रही है. तो 2 टीयर हमने कवर किए, यूनियन एंड स्टेट को कवर किया. इसके अलावा ऑल लोकल अथॉरिटीज, ठीक है, यानी कि म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, और क्या हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट एक्सेट्रा. जितनी भी लोकल अथॉरिटीज हैं वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आ रही है आर्टिकल 2 में. तो हमने अभी तक क्या क्या कवर किया? हमने यूनियन कवर किया, हमने स्टेट गवर्नमेंट कवर किया, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स कवर किए उन दोनों के, फिर हमने लोकल अथॉरिटीज को कवर किया. इसके अलावा ऑल अदर अथॉरिटीज दैट इज स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों भी कवर होते हैं. लाइक LIC, ONGC, सेल एक्सेट्रा. समझ रहे हो आप क्या क्या कवर किया? लोकल बॉडीज कवर की, स्टेट गवर्नमेंट कवर किया, सेंट्रल गवर्नमेंट कवर किया, उनकी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स को कवर किया, दोनों स्टेट एंड सेंटर की. हमने लोकल बॉडीज पूरी तरीके से कवर की. देन वी केम टू स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक LIC, ONGC, सेल एक्सेट्रा. ये सारा कुछ कवर किया. ओके, और क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? एक्चुअली में ये बोला जा रहा है कि स्टेट की डेफिनेशन को जानबूझकर वाइड रखा गया है, ताकि एक वाइडर सेंस इसलिए दिया गया है ताकि सारी एजेंसीज को इंक्लूड किया जा सके.
ये सारी एजेंसीज जिनको हमने स्टेट की डेफिनेशन में पढ़ा है, ये अगर वायलेट करती हैं फंडामेंटल राइट्स को, तो फिर इन एजेंसीज को आप चैलेंज कर सकते हो इन कोर्ट। आप पावर समझिए आर्टिकल 12 की। आर्टिकल 12 लोग बोलते हैं इट्स डेफिनेशन ऑफ स्टेट, बट डेफिनेशन ऑफ स्टेट में क्या किया जा रहा है? मेंशन की जा रही है एजेंसीज। किन एजेंसीज को मेंशन किया जा रहा है? उन एजेंसीज को जिनको आप चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में इफ दे इन्फ्रिंज, इफ दे वायलेट योर फंडामेंटल राइट। सो हाउ इंपॉर्टेंट इज आर्टिकल 12? यू हैव टू रिमेंबर। ओके, इतना क्लियर हुआ? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने बहुत सारे जजमेंट्स देती हैं। जजमेंट्स देने के बाद वो इंटरप्रेट करती हैं, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन को। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि इवन प्राइवेट बॉडीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इवन प्राइवेट बॉडीज और एजेंसीज that are working as instrument of state will fall in the definition of state। मतलब कि आपने स्टेट की डेफिनेशन तो दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह बोलना है कि इवन प्राइवेट बॉडीज या एजेंसीज जो वर्क कर रही हैं एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट, स्टेट क्या है यहां पर जो डेफिनेशन दी गई है, उनके इंस्ट्रूमेंट के जैसे अगर कोई बॉडी वर्क कर रही है तो वो भी इंक्लूड होगी इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। समझ रहे हो आप? तो इससे क्या हो रहा है? इससे किसी इंसान के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का इतना वाइड स्कोप दिया हुआ है कि ऑलमोस्ट ऑल एजेंसीज जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगी उसको आप चैलेंज कर सकते हो इन द कोर्ट ऑफ लॉ, राइट। डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है इसके लिए। ओके, राइट। नाउ लेट अस कम टू आर्टिकल नंबर 13। ठीक है, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो लॉज डेरोगेटरी है टुवर्ड्स फंडामेंटल राइट्स या इनकंसिस्टेंट है टुवर्ड्स फंडामेंटल राइट्स, उन लॉज की बात हम कर रहे हैं आर्टिकल 13 में। ठीक है, सीधे सीधे बोला जा रहा है कि आर्टिकल 13 क्या बोल रहा है? ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। नल एंड वॉइड हो जाएगा ये। ठीक है, अगर कोई लॉ है जो कि इनकंसिस्टेंट है विद फंडामेंटल राइट्स या इन डेरोगेशन है ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो वो वॉइड माना जाएगा। ये आर्टिकल 13 बोल रहा है, राइट, राइट। इन अदर वर्ड्स ये क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको समझना पड़ेगा, राइट। इन अदर वर्ड्स इट इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग for doctrine of judicial review। जुडिशियल रिव्यू अभी लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूं, जब हम सुप्रीम कोर्ट करेंगे तो जुडिशियल रिव्यू का एक पूरा चैप्टर है, वो हम अच्छे से करेंगे। एक्चुअली जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि अगर कोई लॉ बनता है तो उसको चेक करने का काम कि वेदर इट इज कंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स और नॉट, ये काम जो है ये सुप्रीम कोर्ट का है, राइट, कोर्ट का है। जुडिशियल रिव्यू हम डिटेल में करने वाले हैं, राइट, राइट। सुप्रीम कोर्ट का है अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट का है अंडर आर्टिकल 226। अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती थी इसलिए मैं आपको नहीं बता रही थी, बट बिकॉज आपके स्पेक्ट्रम में बिकॉज आपके लक्ष्मीकांत में मेंशन्ड है तो मैं चाहती हूं कि आप यहां पे देख लो।
आर्टिकल 13 क्या बोल रहा है? कोई भी लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट है विद फंडामेंटल राइट्स या फिर डेरोगेटरी है टू फंडामेंटल राइट्स, वो वॉइड है। तो इनडायरेक्टली ये क्या कर रहा है? ये प्रोवाइड कर रहा है फॉर जुडिशियल रिव्यू। क्या वर्ड जुडिशियल रिव्यू इसमें मेंशन्ड है? नहीं, आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू मेंशन नहीं है, बस ये प्रोवाइड कर रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। कैसे प्रोवाइड कर रहा है? अगर ये बोल रहा है कि लॉ जो है इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड, इसका मतलब ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एम्पावर कर रहा है एक तरीके से कि इन लॉज को चेक किया जाए कि ये इनकंसिस्टेंट है या नहीं है। आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो देख सके कि लॉज इनकंसिस्टेंट है क्या। मतलब जुडिशियल रिव्यू जो है पावर, वो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के साथ है से है, और हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के साथ है, राइट। 226 से आर्टिकल हाई कोर्ट के पास ये पावर है और 32 से सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मैंने कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि जुडिशियल रिव्यू वर्ड मेंशन्ड है, ठीक है, ये मैंने अभी तक बोला नहीं है। मैं आपको बस बता रही हूं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं? दे कैन डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। मतलब सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 किसी लॉ को बोल सकती है कि ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, और सेम आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट कर सकती है कि ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, ठीक है। और इसलिए इस लॉ को वॉइड या इनवैलिड घोषित कर सकती है। करेक्ट है? इतना समझ आया? राइट। अब हम यहां पे देखना चाह रहे हैं कि लॉ की डेफिनेशन यहां पे क्या है, कौन से लॉज इनकंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। कौन से ऐसे लॉज है जो अगर इनकंसिस्टेंट है तो उन्हें वॉइड बना दिया जाएगा, ठीक है। तो लॉ का भी यहाँ पे बहुत वाइड कोनोटेशन दिया हुआ है। आप समझ रहे हो, पूरी तरीके से आपके सारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे लॉज की डेफिनेशन अगर आप देखिए कि किस कॉनोटेशन में यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे परमानेंट लॉज जो कि आपकी पार्लियामेंट बनाती है या स्टेट बनाती है, वो भी इंक्लूडेड है। टेम्परेरी लॉज जो कि प्रेसिडेंट या गवर्नर बनाते हैं, वो भी इंक्लूडेड है। टेम्परेरी लॉज यानी कि ऑर्डिनेंसेस, ठीक है। मैंने क्या बोला यहाँ पे? लॉज, हमने आर्टिकल 13 में ये बोला कि जो लॉज हैं इनकंसिस्टेंट हैं फंडामेंटल राइट्स के, वो नल एंड वॉइड होंगे, वो वॉइड होंगे, इनवैलिड होंगे। इनवैलिड कौन घोषित करता है? सुप्रीम कोर्ट चेक करता है थ्रू आर्टिकल 32, राइट। अगर वो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट बोल देगा कि ये लॉ इनवैलिड है। आर्टिकल 226 से कौन घोषित करता है? हाई कोर्ट घोषित करता है कि ये लॉ इनवैलिड है अगर वो कॉन्ट्रावीन कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, राइट। इतना समझ रहे हो? अभी इससे ज्यादा सोचना नहीं, क्योंकि इसमें भी बहुत इंट्रिकसीज हैं जो हम आगे देखते जाएंगे, राइट। अब हम देख रहे हैं कि ये कौन से लॉज की बात कर रहा है, कौन से लॉज जो कि इनकंसिस्टेंट होंगे फंडामेंटल राइट्स के, उनको इनवैलिड घोषित करा जा सकता है। वो सारे लॉज जो कि परमानेंट हैं, जो पार्लियामेंट या स्टेट बनाता है, या टेम्परेरी लॉज जो कि ऑर्डिनेंसेस होते हैं, जो प्रेसिडेंट या गवर्नर बनाते हैं, इशू करते हैं, उनको भी आप चैलेंज कर सकते हो, राइट। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स in nature of delegated legislation, जैसे कि क्या क्या आता है इसमें? नोटिफिकेशन आते हैं, बाय लॉज आते हैं, ऑर्डर आते हैं, रेगुलेशन आते हैं, एक्सेट्रा। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ, नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ यानी कि कस्टम और यूसेज हैविंग फोर्स ऑफ लॉ,
उनकी बात हो रही है. नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ, दैट इज कस्टम और यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ. इसमें कुछ और आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस ये समझाया जा रहा है कि सिर्फ लेजिस्लेशन ही नहीं, बट कोई भी चीज जो अभी तक मैंने मेंशन की है, ये सारी टेम्पररी, स्टैट्यूटरी, नॉन लेजिस्लेटिव, सारी की सारी अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं तो उन्हें चैलेंज किया जा सकता है इन कोर्ट, एंड कोर्ट उसे वॉइड डिक्लेयर कर सकती है. इतना क्लियर है? देखो इजी है ये तो बहुत. ठीक है. इसके बाद यहाँ पे एक फोर्थ अगर आप देखें पॉइंट, तो बहुत छोटा सा एक पॉइंट दिया हुआ है. नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368. Nothing in this article shall apply to any amendment of the constitution made under article 368. ठीक है. ठीक है, ये बात बोली गई थी. इसका मतलब क्या है मैं बताती हूँ. एक्चुअली आर्टिकल 13 जो है वो बोलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना. ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आपके आगे चल के. आर्टिकल 368 के अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो. ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये एक्चुअली इट्स नॉट अ लॉ. ये मेंशन्ड है आर्टिकल 13 में. ठीक है. ठीक है, अभी तक हमने क्या बोला समझो. आर्टिकल 13 में हमने बोला लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड. ये हमने बोला है. ठीक है, लॉज की हमने डेफिनेशन दे दी. तो ये सारी चीजें जिनकी हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी, नॉन स्टैट्यूटरी, एवरीथिंग जो भी पढ़ा, परमानेंट, टेम्पररी, सारा कुछ, वो जितने भी हैं वो सारी लॉज हैं. और जब वो इनकंसिस्टेंट होंगी फंडामेंटल राइट्स से तो उन्हें चैलेंज किया जा सकता है इन कोर्ट. राइट, ये बोला गया है. आर्टिकल 13 में ये भी मेंशन्ड है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है अंडर आर्टिकल 368, ये लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता है. इट्स नॉट अ लॉ. ठीक है, हेंस इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड. ये आपका फोर्थ पॉइंट था कि ये चैलेंज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये डेफिनेशन ऑफ लॉ में नहीं आता है. बट यहां पे एक बट है. एक बहुत फेमस केस है केशव नंदा भारती केस, 1973. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी जजमेंट यार मतलब हिस्टोरिक जजमेंट्स हैं इसमें. तो केशव नंदा भारती केस ऑफ 1973, ऑफ कोर्स लॉ स्टूडेंट्स को पता होगा. ठीक है, केशव नंदा भारती केस 1973 ने एक्चुअली ये बोला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं दे कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स या फिर बेसिक स्ट्रक्चर. क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने? पहले तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये लॉ नहीं होता. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है आर्टिकल 368 के अंदर ये लॉ नहीं होता, ये बोला गया है. ठीक है, इट्स नॉट अ लॉ. बट केशव नंदा भारती केस में आप देखेंगे 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी आप चैलेंज कर सकते हो ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स या फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है या बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है तो उसे भी चैलेंज किया जा सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ. वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट. ठीक है, तो ये थे आर्टिकल 12 एंड 13. इन द नेक्स्ट